सो हाय एवरीवन। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एनिमल किंगडम के अंदर सबसे पहली फाइलम को। तो आई होप लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनिमल किंगडम के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे, जिन कैरेक्टरिस्टिक फीचर के बेसिस पे हमने एनिमल किंगडम को फाइलम्स के अंदर क्लासीफाई किया। तो चलिए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे रेफरेंस की। तो अगर रेफरेंस की बात की जाए तो बुक जो है टेक्स्ट बुक ऑफ जूलॉजी पी.एस. थम्मी की बुक है। इसका वॉल्यूम 1 उठाना है, नॉन को डेटा। तो वहां से आज का हमारा सारा का सारा लेक्चर का जो है कंटेंट रहेगा। साथ में 100% एनसीईआरटी को तो हम कवर कर ही रहे हैं, इवन एनसीईआरटी को भी और ज्यादा डिटेल में हम इस लेक्चर में करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब भी हम एक लेक्चर को शुरू करेंगे इससे पुराने लेक्चर की रिवीजन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखा था। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी। एंड एक साइंटिस्ट थे। अब आपने मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि सर तो वीडियो बना के चले गए और हमें तो सर को तो कुछ पता ही नहीं है। मुझे सब पता है। तो आपने अपने मन में आंसर देना है और मैंने सुन लेना है और मैंने खुश हो जाना है। ठीक है? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछूंगा तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया नाम है आर.एच. व्हिटेकर। तो उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया, 5 किंगडम में डिवाइड किया। किंगडम एनिमल के अंदर सारे एनिमल्स थे, फिर प्लांटी था, प्लांट्स वाला फंजाई था, किंगडम मोनेरा था जिसमें बैक्टीरिया आए थे, एंड किंगडम प्रोटिस्टा था। इसके अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स थे। तो हम एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एनिमल्स के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि एनिमल जो है वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके अंदर हमें देखने को मिलता है। ये फूड को अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स के ऊपर फूड के लिए जो है वो डिपेंड करते हैं। मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं ये सेसाइल होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं इनके सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती। तो ये कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एनिमल्स के अंदर देखे थे। अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो हमने कुछ क्लासिफिकेशन मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे थे। जैसे अगर मैं बात करूं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, 3 तरह की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने देखी थी। सेलुलर लेवल देखा था, टिश्यू लेवल देखा था, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल देखा था। जर्म लेयर्स के बारे में पढ़ा था। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर 2 ही जर्म लेयर्स होती हैं, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म। ऐसे ही ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म देखे थे जिनके अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एंड यहाँ पे 3rd जर्म लेयर कौन सी ऐड होती है? मेसोडर्म। सीलोम के बारे में पढ़ा था कि ऐसी बॉडी की कैविटी जो चारों तरफ से मेसोडर्म से कवर है, और जिनके अंदर सीलोमिक कैविटी होगी, ट्रू सीलोम होगा, हम बोलेंगे वो सीलोमेट्स हैं। जिनके अंदर नहीं होगा वो एसीलोमेट्स हैं। लेकिन जिनके अंदर कहीं कहीं पे लगता है सीलोम है, कहीं कहीं पे लगता है नहीं है, सूडोसीलोम है, तो उनको हम बोलेंगे सूडोसीलोमेट। एग्जांपल एक ही थी, फाइलम एस्के हेलमिंथेस। सिमेट्री बहुत प्यारा सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अगर एक ही प्लेन है जिससे ऑर्गेनिज्म को 2 इक्वल पार्ट में कट किया जा सकता है, बाइलेटरल सिमेट्री। अगर एक से ज्यादा प्लेन है, रेडियल सिमेट्री। कोई भी प्लेन नहीं है, एसिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म। नोटोकोड जहां पे प्रेजेंट रहेगी, कोडेट्स हैं जहां पे एब्सेंट है, नॉन कोडेट्स हैं। सेगमेंटेशन को हम आगे फाइलम्स के अंदर करेंगे। इसके बाद बड़ा ही प्यारा था, बच्चों की कंप्लेंट होती है, बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर ये याद नहीं होता है ना, कि सर ये याद नहीं होता। तो इसको याद करने के लिए आपको एक निमोनिक्स बताया था, एक लाइन बताई थी, क्या था? पोको चाय पीने आ मैं हूं चल। तो रिवाइज करना। तो चलिए इन सब चीजों के साथ हम शुरू करने वाले हैं हमारी सबसे पहली फाइलम पोरीफेरा। अब नाम को देखो ध्यान से, नाम लिखा है पोरीफेरा मतलब पोर। तो यहां पे पोरीफेरा के अंदर जो एनिमल्स होते हैं दे आर पोर बियरिंग एनिमल्स। अगर आप डायग्राम में ध्यान से देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे पोरीफेरा का एक मेंबर नजर आ रहा है। इसकी बॉडी के ऊपर देखो छोटे छोटे आपको पोर्स नजर आ रहे हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर पोर बियरिंग एनिमल। इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को कॉमनली हम स्पॉन्जेस बुलाते हैं। कॉमनली क्या बोलेंगे इसको? इनको हम स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनना। अब
अगर आप देखोगे तो आपको दिखने में क्या लगेगा कि शायद कोई प्लांट है। तो जब फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स को पहले देखा जाता था, स्पॉन्जेस को जब पहले देखा जाता था, तो ऐसा माना जाता था कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट ग्रांट, यहां लिखता है, इंपॉर्टेंट नाम है ये बच्चे, रॉबर्ट ग्रांट। इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रूफ किया इस बात को कि जो ये मेंबर्स हैं दे आर एनिमल्स। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहली बार किसने बताया था कि जो पोरीफेरा है, ये जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर एनिमल्स। सो आंसर इज यहाँ पे रॉबर्ट ग्रांट। और जो इसको नाम था फाइलम पोरीफेरा, है ना, पोरीफेरा जो टर्म थी ये भी किसने दी थी, रॉबर्ट ग्रांट ने दी थी। इसके अलावा आपको मैं दो साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे और बताऊंगा, उनका जो नाम है दैट इज मतलब शल्ज एंड मतलब बशीन करके साइंटिस्ट का नाम है, यहां लिख देता हूं, शल्ज एंड बच्ची। ये दो जो साइंटिस्ट है ना, इन्होंने फाइलम पोरीफेरा के जो मेंबर थे, जो स्पॉन्जेस थे, इनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया था जिसको बोले पैराजोआ ग्रुप, है ना। तो ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पैराजोआ ग्रुप में रखने वाले कौन से साइंटिस्ट है। तो एक तो था मतलब शल्जी था, दूसरा यहाँ पे कौन था सॉरी बच्ची था। यहाँ पे पॉइंट क्लियर हुआ, आगे चला जाए, है ना, बच्ची, BATSCHI, एस भी आएगा बच्ची, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इनके बारे में। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं, सो दे आर मेराइन एनिमल्स, दे आर मेराइन की बजाय मैं यहां पे लिखता हूं दे आर एक्वेटिक एनिमल। ये आपको हमेशा समुद्रों में देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक में भी मोस्टली दे आर मेराइन। मेराइन का मतलब कि ये जो एनिमल्स है आपको खारे पानी में देखने को मिलेंगे, समुद्रों के अंदर, ओशंस के अंदर देखने को मिलेंगे। एंड सम, नॉट ऑल, सम फ्रेश वाटर, ठीक है। तो मोस्टली कैसे होते हैं, मेराइन होते हैं, एंड कुछ यहाँ पे क्या रहेंगे, फ्रेश वाटर रहेंगे। एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है आजकल, अगर आपके एग्जाम को आपने एनालाइज किया हो ना, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड डैश, स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड डैश, स्टडी ऑफ ये कल्चर जैसे हनी बी के कल्चर इज कॉल्ड डैश। तो ऐसे भी आ सकता है स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस, ऐसे नहीं लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस। तो ये होती है, इसको बोलते हैं पैरालॉजी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपके एग्जाम्स को देखना, लगभग हर बार आपको एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलें आगे, बहुत ही बढ़िया। अब आगे बात करते हैं स्पॉन्जेस के बारे में, और कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आप स्पॉन्जेस की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखो, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कुछ जनरल कैरेक्टर्स की। हम हर फाइलम के अंदर, जब भी हर फाइलम को स्टार्ट करेंगे, तो हर फाइलम के अंदर हम कुछ उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे, एंड फिर उसी फाइलम के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखेंगे। अब यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे फीचर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इसी फाइलम में पाए जाएंगे, इसके अलावा किसी भी और फाइलम में नहीं पाए जाएंगे। और जब भी हम किसी फाइलम के यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखते हैं, ध्यान रखना, एग्जामिनर का ध्यान, फोकस उन्हीं यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे होता है। तो हमारी आंख एकदम ऐसे बाज जैसी होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन कहां से पूछ सकते हैं। चलिए तो बात करते हैं कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। जैसे अगर मैं स्पॉन्जेस की बात करूं, है ना, सो दे आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। देखो टेक्निकली देखा जाए तो ये डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते, लेकिन इन जनरली हम इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स ही बोलते हैं। अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं तो इनकी कोई भी सिमेट्री नहीं होती, तो अब कोई भी सिमेट्री नहीं है तो ये हम बोलेंगे दे आर एसिमेट्रिक एनिमल्स। इसके अलावा अब देखो, जब इनके पास मेसोडर्म है ही नहीं, तो बताओ सिलोम होगा, नहीं होगा, तो ये कैसे देंगे, ए
एसिलोमेट्स, है ना, कैसे देंगे ये एसिलोमेट्स। इसके अलावा अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो रेस्पिरेशन करते हैं थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस। तो यहां तक बात समझ आई। देखो एसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा एसिमेट्रिक है, इसके अलावा डिप्लोब्लास्टिक है, इसके अलावा बॉडी के जनरल सरफेस से ये रेस्पिरेशन करते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट फीचर यहां पे और, दैट इज कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनके अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, मतलब जो लेबर है, जो काम है, वो सेल्स में बांटा हुआ है। यहाँ पे अभी तक टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं हुई है। तो ये इनके कुछ क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अब एक बार एक छोटा सा काम यहाँ पे हम और करेंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल को स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बॉडी वॉल के ऊपर, आज का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्योंकि इनके अंदर हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती हैं। ध्यान से सुना ये बात, एग्जाम का क्वेश्चन है। इनके अंदर हमें 2 लेयर्स देखने को मिलती है, एक आउटर लेयर देखने को मिलेगी, एक इनर लेयर देखने को मिलेगी। जो आउटर लेयर होती है बच्चे, उसको बोलते हैं पिनेकोडर्म, एंड जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं कोएनोडर्म। लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखो 2 लेयर्स इनकी बॉडी में होती है, एक होती है आउटर लेयर, एक होती है इनर लेयर। इनर लेयर, आउटर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं कोएनोडर्म, है ना, ये ध्यान रखना, पिनेकोडर्म, कोएनोडर्म। अब ये नाम इनके क्यों दिए गए, एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे मैं, उसके बाद हम इन चीजों को आगे समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली बताया कि ये एक लेयर है, ये इस तरीके से एक लेयर है, कोई स्पॉन्ज है, सपोज करो ये कोई स्पॉन्ज है, ठीक है, ये स्पॉन्ज की लेयर। मैंने ऐसी, ये डायग्राम मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है, ये इस तरीके से। ऐसे जो स्पॉन्जेस होते हैं ना बच्चे, ये हमेशा जमीन के साथ जुड़े रहते हैं, ये मूव नहीं कर सकते। तो हम ये भी बोलते हैं कि दे आर सिसाइल। सिसाइल का मतलब होता है जो मूव नहीं कर सकते, है ना। ओके फाइन, फंडा बड़ा प्यारा सा, समझते रहना। तो यहाँ पे एक बड़ा सारा होल होता है, इसके ऊपर अभी आता हूं मैं, इसके ऊपर अभी आता हूं। ये सारी की सारी, ये क्या है, सारी की सारी कैविटी है। अब ध्यान से सुनना, एक तो देखो, आप ध्यान से देखोगे, एक तो इनकी ये अंदर, ये आपको इनर लेयर दिख रही है, ये वाली इनर लेयर, इस लेयर को बोलते हैं कोएनोडर्म, एंड ये आउटर लेयर है, इसको बोलेंगे पिनेकोडर्म। एक्चुअली में इन दोनों लेयर्स के बीच में, ध्यान से सुन लो मेरी बात, इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेली भरी होती है। इन दोनों लेयर्स के बीच में इस तरीके से जेली जैसा लिक्विड भरा होगा, ऐसे। इस जेली जैसे लिक्विड को बोलते हैं मीजोग्लोआ। एग्जाम का क्वेश्चन अगेन ये किसका क्वेश्चन आ गया, एग्जाम का क्वेश्चन। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में ये जो जेली टाइप मटेरियल होता है, दिस इज कॉल्ड मीजोग्लोआ। पेपर का क्वेश्चन। और ये मीजोग्लोआ जो होता है, इट इज नॉन सेलुलर जेली होती है, ये खुद नॉन सेलुलर जेली होती है। इसके अंदर सेल्स हो सकते हैं, लेकिन ये खुद, अगर मैं बात करूं, ये खुद नॉन सेलुलर जेली होती है। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, दोबारा भी पूछे जाने के चांस है। अब ये जो मीजोग्लोआ होती है, इस मीजोग्लोआ के अंदर होते हैं कुछ सेल्स, ऐसे सेल्स, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे। इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे सेल्स होते हैं। इन सेल्स के बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। इसके अलावा इस लेयर के अंदर जो पिनेकोसाइट लेयर ना, यहाँ पे ऐसे कुछ स्पिक्यूल्स, यहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। दिस आर कॉल्ड स्पिक्यूल्स। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ सबको, एकदम क्लियर हुआ। अब मेरे पास ये एक बोतल है, इमेजिन करो ये बोतल ही एक स्पॉन्ज है। अगर मैं इस बोतल पे सारे यहाँ पे छोटे 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 छेद कर दूं, बिल्कुल छोटे छोटे छेद, बिल्कुल छोटे छोटे पोर्स कर दूं, तो अब बताओ इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर, इस बोतल के ऊपर बहुत सारे छेद हो जाएंगे, तो ये भी पोरीफेरा का मेंबर हुआ। एक्चुअली मेरा पोरीफेरा को जब भी आप कभी ध्यान से देखोगे ना, मैं इसको नीचे ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे आपको नीचे दिखाता हूँ। अगर आप पोरीफेरा को देखोगे तो पोरीफेरा की बॉडी कुछ ऐसी होती है, एक यहाँ पे एक बड़ा सारा पोर देखने को मिलेगा, ये इसकी बॉडी है,
है ना। एंड इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे आपको ऐसे इस तरीके से बहुत सारे क्या देखने को मिलेंगे, पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब देखो जैसे इस बोतल के अंदर देखो, अंदर आपको खाली जगह दिख रही है, देखो एक बड़ा पोरा, यहाँ पे एक बड़ा पोरा, ये देखो ऐसी यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स है, ये छोटे छोटे पोर्स है आपको ये सारे, एंड यहाँ पे एक बड़ा पोर है, ये क्या है, एक बड़ा पोर है ये वाला। तो इस बड़े पोर का नाम है ओस्कुलम, ये जो छोटा पोर है इसका नाम है ओस्टिया। कभी कभी नाम में कंफ्यूजन होती है कि ओस्टिया कौन सा है, ओस्कुलम कौन सा है। तो मेरे भाई सिंपल सी कहानी है, जिसका नाम छोटा उसका साइज छोटा। तो ओस्टिया, छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको ओस्टिया बोल दिया, जो बड़ा पोर है उसको क्या बोल दिया, ओस्कुलम बोल दिया, है ना। पॉइंट क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से देखो, जैसे उस बोतल के अंदर एक खाली कैविटी थी ना, वैसे अगर इसको ओपन किया जाए तो इसके अंदर भी आपको खाली कैविटी देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे लेयर बना रहा हूँ, देखते बड़ा प्यारे से तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर भी हमें इस तरीके से एक ऐसे, जब इसको डाइसेक्ट करते हैं तो हमें इसके अंदर भी क्या देखने को मिलती है, इस तरीके से एक लेयर देखने को मिलती है। ये देखो मैंने इसको अंदर से खोल के देखा, जब मैंने इसको अंदर से खोल के देखा तो मुझे इसके ऊपर कुछ ऐसे ऐसे सेल्स नजर, अंदर सेल्स नजर आ रहे हैं। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। थोड़ा सा 3D आपको फील आ रहा है ना, कि हमने इसको अंदर से काट के देखा। और अंदर देखो ये जो खाली कैविटी आपको अंदर दिख रही है ना, ये पूरी की पूरी खाली कैविटी, दिस इज कॉल्ड स्पोंजोसील कैविटी। मतलब ये एक स्पॉन्ज मान लिया, यहाँ पे पूरी बॉडी में छोटे छोटे पोर्स हैं, हमने उनको ओस्टिया बोला, ठीक है। और ये एक ऊपर एक बड़ा पोर है, इसको ओस्कुलम बोला। एंड देखो अंदर आपको खाली, ये देखो अंदर कैविटी है खाली, तो ये जो अंदर वाली कैविटी है, इस कैविटी को हमने क्या बोल दिया, स्पोंजोसील बोल दिया। आई होप आपको स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे बढ़िया तरीके से फील समझ आ रही होगी एक्चुअली में दिखते कैसे। पॉइंट क्लियर हुआ, ओके ओके, बहुत ही बढ़िया। तो ध्यान रखना, जो ओस्टिया होते हैं दे आर मैनी, बहुत होते हैं, बट माइन्यूट होते हैं, छोटे होते हैं साइज में, ठीक है। ओस्कुलम जो है ये 1 होता है एंड लार्ज होता है, ओके। पॉइंट क्लियर हुआ। तो यहां पे ये कुछ जनरल फीचर थे जो हमें स्पॉन्जेस के बारे में पता होने चाहिए। इसके अलावा हम ये भी बोल देते हैं कि ये जो स्पॉन्जेस होते हैं इनको हम प्रिमिटिव एनिमल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम की सबसे पहली वाली फाइलम है ये। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे फाइलम्स और एडवांस होती चली जाएंगी, और हमारा पढ़ने का जो मेथड है वो हर फाइलम के लिए चेंज होता चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा एडवांस होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़िया, अब बात करते हैं आगे। इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन से हैं, बच्चे ध्यान सुन लो, फिर बोल देता हूं कि जितने भी हम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखेंगे ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हमें 3 ऐसे फीचर्स देखने को मिलते हैं जो किसी भी और फाइलम में नहीं देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज, इसके अंदर होगा वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, आपकी स्टेट के हर तरह के एग्जाम में जिसमें जियोलॉजी पूछी जाती है उसमें इस वाटर कैनाल सिस्टम के ऊपर तो क्वेश्चन देखने को मिलता है। और ध्यान रखना, एक और होता है वाटर वेस्कुलर, एक और होगा यहां पे वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ध्यान रखना बच्चे, ये इकाइनोडर्मेटा के अंदर होता है। ये कहां देखने को मिलेगा, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। याद रखना, ये इकाइनोडर्मेटा, वेस्कुलर, जहां पे वेस्कुलर वर्ड आ गया वो इकाइनोडर्मेटा के अंदर है, यहां पे कैनाल सिस्टम होता है। अब मैं आपको इस तरीके से डायग्रामेटिकली इस तरीके से समझाऊंगा कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा, हमें यहां देखने को मिलता है, यहां पे हमें देखने को मिलेंगे स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे अभी लास्ट डायग्राम में मैंने आपको दिखाया था ना, ये देखो ध्यान से, यहाँ पे दिखाया था कि जो पिनेकोडर्म की लेयर होती है इसमें यहाँ पे देखो कुछ स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है कैल्शियम की, ऐसे कांटे से, इनको स्पिक्यूल्स बोलते हैं। ये भी हमें इसी फाइलम के अंदर देखने को मिलते हैं।
थर्ड यहाँ पे जो फीचर होता है इस फाइलम के अंदर वो होता है स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल, और इसी का नाम है कॉलर सेल। मैच ऑफ द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, 4 तरह के सेल इधर दिए होंगे, 4 फाइलम के नाम इधर दिए होंगे, और हर फाइलम जैसे इस फाइलम के अंदर यूनिक जो सेल्स है उसको क्वेनोसाइट बोलते हैं। ऐसे ही इसके बाद वाली हम फाइलम पढ़ेंगे, नाइडेरिया पढ़ेंगे जिसको सिलेंट्रेटा भी बोलते हैं, उसके अंदर नाइडोब्लास्ट सेल्स है, वो उस फाइलम के स्पेशल सेल्स। तो इस तरीके से एक कॉलम में सेल्स होंगे, एक कॉलम में फाइलम्स होंगी, आपको मैच करना है किस मतलब किस फाइलम के अंदर कौन से सेल्स हैं। तो 3 कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं यूनिक वाले, वाटर कैनाल सिस्टम है, स्पिक्यूल्स है एंड क्वेनोसाइट्स है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर कैनाल सिस्टम की। तो देखो पहली बात तो वाटर कैनाल सिस्टम होता क्या है, पहले इस डायग्राम को एक बार के लिए छोड़ो, पहले इधर फोकस करो क्या होता है वाटर कैनाल सिस्टम। तो सपोज करो ये एक स्पॉन्ज है ना, अब आपको स्पॉन्ज का डायग्राम तो क्लियर हो गया। इसके ऊपर छोटे छोटे यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे पोर्स होते हैं, पूरी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे क्या रहेंगे, पोर्स रहेंगे, है ना। और इन पोर्स का नाम क्या है, इसको इन पोर्स को बोलेंगे ओस्टिया, है ना। ओस्कुलम नहीं बोलेंगे क्योंकि ओस्कुलम ऊपर वाले का नाम, पोर का साइज छोटा है, ओस्टिया नाम भी छोटा, और इस वाले पोर को हम बोलेंगे ओस्कुलम। पता क्या होता है, क्योंकि ये एनिमल समुद्रों में पाए जाएंगे या फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, कुल मिलाके पानी में पाए जाएंगे, कुल मिलाके ये एनिमल्स पानी में पाए जाते हैं। अब इमेजिन करो सब तरफ इसके आसपास पानी ही पानी है, इसके आसपास सब तरफ क्या है, पानी पानी है, पानी पानी। अब देखो पानी समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती है नीचे, जितनी नीचे की तरफ जाएगी उतना ज्यादा प्रेशर बढ़ता है। तो एक पोर ये रहा जिसको मैंने ए नाम दिया, एक पोर ये रहा जिसको मैंने डी नाम दिया। बताओ वाटर का प्रेशर ए पे ज्यादा होगा कि डी पे ज्यादा होगा। ओस्कुलम को मैंने ई नाम दे दिया, बताओ किस पे ज्यादा प्रेशर होगा। सर ज्यादा प्रेशर इस पे होगा क्योंकि ये ज्यादा डेप्थ पे, ज्यादा गहराई पे है। अरे टाइटैनिक भूल गए, टाइटैनिक अभी एक डूबी थी ना, है ना। तो क्यों डूबी थी वो, क्यों क्रैश करेगी वो, क्यों ब्लास्ट करेगी वो, क्योंकि नीचे प्रेशर बहुत ज्यादा था, ऐसे एकदम से स्क्वीज करगी। समझो बात को। तो आप देखो नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा तो यहां से वाटर एंटर करेगा, एंटर करते कहां चला जाएगा, इस स्पॉन्जोसिल कैविटी, मतलब यहां से वाटर एंटर किया, इस स्पॉन्जोसिल कैविटी में होता 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 इस ओस्कुलम से बाहर, सेम यहां से एंटर करेगा ऐसे 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 होता हुआ ओस्कुलम से बाहर, यहां से एंटर करेगा ऐसे 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 होता हुआ बाहर। तो देखो ध्यान से, कैनाल मतलब नदी, देखो कैनाल बन रही है, कैनाल ये देखो, या ये देखो मतलब बहुत कैनाल बन रही ना कैनाल, इसी को बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। मतलब यहां पे एक सिस्टम होता है जहां से स्पॉन्ज की बॉडी में वाटर की एंट्री होती है, कहां से, ओस्टिया से। ओस्टिया से वाटर जाएगा कहां पे, स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर, और स्पॉन्जोसिल कैविटी से वाटर कहां चला जाएगा, ओस्कुलम से बाहर। तो इसलिए ओस्टिया को बोला जाता है इन करंट कैनाल। ओस्टिया को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इन करंट कैनाल। अब देखो एक छोटी सी चीज नोटिस करना है यहां पे, इसको मैं हल्का सा जूम करता हूं, ये देखो ध्यान से, जब पानी ने एंटर किया, जब वाटर एंटर किया, तो देखो इसकी बॉडी में कुछ टाइम, ये हिस्सा अगर आप इस हिस्से को देखो, ये हिस्सा इसकी बॉडी है पूरी, तो कुछ टाइम के लिए वाटर जो बॉडी के अंदर भी रहेगा, है ना। तो हम यहां पे ये लिख सकते हैं। अब इस चीज को अगर मुझे मॉडिफाई करना हो तो मैं थोड़ा सा ऐसे लिख दूं इसको कि, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा ऐसे लिखेंगे हम, इसको करते हैं हल्का सा साइड में, ये इसको यहां ले आए भाई। ओस्टिया के अंदर वाटर एंटर करेगा, ओस्टिया के बाद वाटर जाएगा बॉडी वॉल के अंदर, एंड बॉडी वॉल से फिर वाटर कहां चलेगा, इस स्पॉन्जोसिल कैविटी में चला जाएगा। तो सेम केस, इन करंट कैनाल हम किसको बोलेंगे, ओस्टिया को। इन करंट कैनाल से वाटर एंटर करेगा बॉडी वॉल के अंदर ना, इन करंट कैनाल से वाटर कहां चला जाएगा, बॉडी के कैनाल्स के अंदर, एंड बॉडी के कैनाल्स को बोलते हैं रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल। अब बॉडी वॉल से वाटर चला गया स्पॉन्जोसिल कैविटी के अंदर, और स्पॉन्जोसिल कैविटी से वो वाटर बाहर जाने वाला है, तो स्पॉन्जोसिल कैविटी को हम बोलते हैं एक्सकरेंट कैनाल। क्या बोलेंगे,
एक्स करंट कैनाल क्यों बोला, क्योंकि इससे तो वाटर जो है वो एग्जिट कर जाएगा, एंड इस एग्जिट करंट कैनाल से वाटर कहां चलेगा, ओस्टुलम के अंदर। तो इस तरीके से भी आपको एग्जाम में ऐसे भी एक पैटर्न आ सकता है, आपने इसको सीक्वेंस वाइज ऑर्डर वाइज अरेंज करना है, आपको ऐसे भी आ सकता है, आपने इसको ऑर्डर वाइज क्या करना है, अरेंज करना है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको और देता हूं, सपोज करो ये ओस्टिया है, ये ओस्टिया है, तो ओस्टिया के ऊपर ना कुछ सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं पोरोसाइट, आपकी नॉलेज के लिए सिर्फ, है ना। तो ये बीच में क्या है, बीच में यहां लिखता हूं, ये क्या है, ओस्टिया, और ओस्टिया के चारों तरफ कुछ सेल्स पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं पोरोसाइट। ये एक्चुअली में ओस्टिया के साइज को रेगुलेट करते हैं, बड़ा छोटा करना ना, तो पोरोसाइट का काम होता है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो आपको ये तीनों तरह के कैनाल सिस्टम नजर आ रहे हैं। अब देखो ये कैनाल सिस्टम जो होते हैं, यहाँ पे आपको जो दिख रहे हैं, बेसिकली हमें स्पॉन्जिस के अंदर तीन तरह के कैनाल सिस्टम देखने को होते हैं। एक होता है सबसे सिंपल वाला कैनाल सिस्टम, इसको बोलते हैं एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, एस्कोन टाइप कैनाल सिस्टम, ये याद रखना, सबसे सिंपल कैनाल सिस्टम है। और इसकी एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक स्पॉन्ज होता है ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया नाम का स्पॉन्ज है। पहले तो इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं पूछते थे, लेकिन पिछले 3-4 सालों से ल्यूकोसोलेनिया के ऊपर क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं। दूसरा जो है दैट इज साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम, जो आपको ये सेकंड वाला नजर आ रहा है, दिस इज साइकोन टाइप कैनाल सिस्टम, यहां लिखता हूं, दिस इज साइकोन टाइप क्या, और यहां पे एग्जांपल है बच्चे स्काइफा, जिसको अनस्पॉन्ज बोलते हैं, जिसको आपने जनरली कभी बीएससी में पढ़ा होगा, पहले चैप्टर आता है स्काइफा करके, डिस्पॉन्ज करके। थर्ड इस जो थर्ड है हमारा सबसे एडवांस है, थर्ड वाला, इसको बोलते हैं ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। थर्ड वाला इज दिस इज ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम। और इसकी एग्जांपल जो है बच्चे दैट इज स्पॉन्जिला। अब थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि सबसे एडवांस ये वाला है, ये सबसे एडवांस है, और ये सबसे सिंपल है। क्यों भाई, इसलिए एडवांस है बच्चे, देखो ध्यान से, यहां से वाटर एंटर करेगा, बॉडी वॉल में काफी टाइम तक घूमता रहेगा, फिर जाके एक्सटर्नल कैनाल में जाएगा, लेकिन यहां से एंटर करा सीधा बाहर। तो जितना टाइम जो वाटर है वो बॉडी वॉल के अंदर रहेगा, जितना टाइम वाटर जो है वो बॉडी वॉल के अंदर रहेगा, उतना ही ज्यादा फूड को ट्रैप करने का मौका मिलेगा। सर बात ही नहीं समझ आई, अरे समझाऊंगा ना, देखो ध्यान से समझाता ना बात को, मैं बड़ी प्यारे से तरीके से बात समझाता हूं। आपको याद है ना, अंदर वाली लेयर को क्वेनोसाइट बोला था, क्वेनोडर्म बोला था। एक्चुअली में ना अंदर की तरफ ना स्पोंजोसिल कैविटी में कुछ स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, जिनको बोलते हैं क्वेनोसाइट सेल्स, ऐसे। और जब वाटर जाएगा यहां से, तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये इस वाटर से फूड ट्रैप करते हैं। तो जितना टाइम वाटर अंदर रहेगा, उतना ज्यादा टाइम मिलेगा फूड को ट्रैप करने का। इसलिए जो हमारा ल्यूकोन टाइप कैनाल सिस्टम होता है, ये थोड़ा सा एडवांस होता है। बात समझे, बहुत ही बढ़िया। आगे बात करते हैं स्पिक्यूल्स की। तो एक हमने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देख लिया, सेकंड इज स्पिक्यूल्स। अब स्पिक्यूल्स क्या है, देखो इन जनरल देखा जाए तो हम बोलते हैं ये एक तरह से स्केलेटन, मतलब स्केलेटन सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। देखो इन जनरल मैं बोल रहा हूं, वैसे तो स्केलेटन सिस्टम बोन्स वगैरह जो होते हैं उसी को बोलते हैं। इन जनरली हम ये बोल देते हैं कि ये कुछ कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स होती हैं, मतलब जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैल्शियम से भी बने हो सकते हैं, ये जो है ये सिलिशियस सिलिकॉन से बने हो सकते हैं, एंड ये स्पॉन्जिन फाइबर से भी बने हो सकते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर से बने। और ये जो स्पिक्यूल्स होते हैं, ये बेसिकली स्पिक्यूल्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और अलग अलग शेप के होते हैं। एंड एक इनका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ऑन दी बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पिक्यूल्स, porifera phylum is classified into 3 classes।
मैंने आपको बोला था ना कि इनवर्टिब्रेट्स को, जो नॉन कोडेट्स हैं, नॉन कोडेट्स को हम अप टू क्लास पढ़ेंगे एंड कोडेट्स को हम अप टू ऑर्डर पढ़ेंगे। तो अब जब भी हम किसी फाइलम को पढ़ेंगे, हर फाइलम की हम डिवीजन पढ़नी है, हर फाइलम के अंदर हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है। जैसे फाइलम पोरीफेरा को 3 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। अब इन तीनों क्लासेस को डिवाइड करने का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कि इनके अंदर किस तरह के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो अलग अलग तरह के स्पिक्यूल्स होते हैं, अलग अलग तरह के यहाँ पे स्पिक्यूल्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। तीसरा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज कोएनोसाइट सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, कॉलर सेल्स बोलते हैं। अब पहले डायग्राम में देखो, ये स्पॉन्ज है, स्पॉन्ज की बॉडी के ऊपर आपको छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं एंड इसके अंदर की कैट देखो, आपको इसके अंदर की कैट, ये देखो आपको इसकी बॉडी वॉल के अंदर आपको छोटे छोटे यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं, सेल्स नजर आ रहे हैं। स्पोंजोसेल कैविटी के अंदर आपको छोटे छोटे क्या नजर आ रहे हैं, यहाँ पे सेल्स नजर आ रहे हैं। और ये जो छोटे छोटे सेल्स है ना बच्चे, ये जो छोटे छोटे सेल्स हैं बेसिकली यही वो सेल्स हैं जो यूनिक होते हैं, है ना। अब एक डायग्राम इसका मैं बनाता हूं यहां पे। जैसे देखो ध्यान से, ये किस तरीके, ऐसे ऐसा सेल होगा ये, ठीक है, और नीचे एक और सेल लगा होगा, इसको बोलते हैं अमीबॉइड सेल, ठीक है। और यहां पे इसके पास यहां पे एक होगी फ्लैजेला। तो ये दिस इज कॉलर सेल, और ये इसके नीचे होता है दिस इज अमीबॉइड सेल। इसके बारे में भी बात करते हैं, अमीबॉइड सेल। और ये इसकी रही फ्लैजिला, और ये प्रेजेंट कहां पे है, इस कैविटी में प्रेजेंट है। मतलब जब यहां से वाटर जाएगा इस कैविटी में, बड़े ध्यान से फंक्शन समझे इसका, कोएनोसाइट सेल का। अच्छा एक चीज बताता हूं, आप इसका फंक्शन ना बड़े अच्छे तरीके से रिलेट कर पाओगे। जब सर्दी होती है ना, तब हम नहाने जाते हैं, और क्योंकि डर लगता है ना नहाने से, पानी ठंडा ना हो, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे बकेट पड़ी होती है, बाल्टी पड़ी होती है, उसमें हाथ डालते हैं और ऐसे ऐसे हाथ को घुमाते हैं। ऐसा ही करते हो, हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं। और जब हाथ को इस तरीके से घुमाया जाता है ना, तो कभी भी नोटिस करना, सेंटर की तरफ जहां पे आपका हाथ है, बिल्कुल सेंटर, बकेट के बिल्कुल सेंटर की तरफ पानी नीचे की तरफ जाएगा, साइडों में पानी ऊपर की तरफ आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सेंटर की तरफ पानी नीचे की तरफ खींचा चला जाता है। अब इमेजिन करो, ये स्पोंजोसिल कैविटी है, ये ऐसे इमेजिन करो, ये स्पॉन्ज है, इसके अंदर ये स्पोंजोसिल कैविटी है एंड वहां पे लगे इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कोएनोसाइट सेल लगे ऐसे, और ये इस तरीके से क्या कर रहा है, ऐसे फ्लैजिला को हिला रहे हैं, ऐसे मूवमेंट हो रहे हैं फ्लैजिला की। अब जब यहां से वाटर निकलेगा स्पोंजोसिल कैविटी से, और ये इस तरीके से ऐसे ऐसे फ्लैजिला घूमेगी, तो पानी को अंदर की तरफ खींचेगी, हाँ खींचेगी, समझ के बात को, है ना। तो जब पानी को अंदर की ओर खींचेगी, अब उस वाटर के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे, उन सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को ये ट्रैप कर लेगा। समझे बात को, बड़ी प्यारी सी बात थी। क्या बात थी कि पानी ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे रोटेट करेगा, जब अंदर ऐसे पानी आएगा, इस वाटर के साथ मान के चलो ये न्यूट्रिशन भी था इसके साथ, तो ये न्यूट्रिशन को क्या करेगा, इसको आगे पास करेगा, ट्रैप कर देगा। तो इस तरीके से पानी में से, देखो बड़ा प्यारा फंक्शन, पानी में से सॉलिड पार्टिकल्स को, न्यूट्रिशन को क्या कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, फिर पानी को बाहर भेज देंगे, जा भाई अब तू किसी काम का नहीं है। फिल्टर क्या करता है, एक फिल्टर क्या करता है, आप फिल्टर में जब पानी डालोगे तो उस वाटर के अंदर जो भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनको फिल्टर बाहर फेंक देगा, पानी को पास कर देगा आगे। तो ऐसे ही तो यहाँ पे हो रहा है, समुद्र का जो पानी था वो स्पंज की बॉडी के अंदर गया, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे, वो उसकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो गए, पानी वापिस साफ होकर बाहर आ गया। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर फिल्टर फीडर। यहां लिखता हूं, अगर जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर फिल्टर फीडर, मतलब वाटर आएगा इनके अंदर, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, फिल्टर होगा, बाहर चला जाएगा, और जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स को ये कोएनोसाइट सेल जो है, जो कॉलर सेल्स है, एब्जॉर्ब करते हैं, ये अमीबॉइड सेल को भेज देते हैं, और ये जो अमीबॉइड सेल्स होते हैं ये आगे इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अभी हम आगे अमीबॉइड सेल की भी बात करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कोएनोसाइट सेल्स है यहां पे, ये डाइजेस्टिव, मतलब ये डाइजेशन का काम भी कर रहे हैं, इनको डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बेसिकली डाइजेशन का काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये रेस्पिरेशन भी करते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी वॉल के अंदर जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, उन सारे के सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को यहां से बाहर फेंक देंगे। इसका मतलब यही यहां पे क्या करेंगे, एक्सक्रीशन का काम भी करेंगे। इनके अंदर नर्वस सिस्टम तो होता ही नहीं है, न्यूरॉन टिश्यू तो होते ही नहीं इनके अंदर, बात समझ आई। तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा क्योंकि फ्लूइड को भी यही, मतलब वाटर जो है वो आ रहा है जा रहा है, इसका मतलब जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है, अच्छा कोएनोसाइट सेल का ये फंक्शन क्लियर हो गया है ना। तो अब देखो ये जो हमारा कोलर सेल्स है, कोएनोसाइट सेल्स है, ये वाटर कैनाल सिस्टम के साथ मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम का काम भी करते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इस वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन की बात करूं, तो वाटर कैनाल सिस्टम का फंक्शन जो है ये बेसिकली एक सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करेगा। जैसे फूड जो होता है ना, फूड को हमारा बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम फूड को हर जगह पहुंचाता है, ऐसी वाटर कैनाल सिस्टम भी क्या करेगा, फूड को हर जगह पहुंचाएगा, है ना। एंड इसको फुलफिल करने का काम कौन करता है, स्पिक्यूल जो सॉरी कॉलर सेल्स होते हैं, ये भी क्या करते हैं, बेसिकली सर्कुलेशन में रोल प्ले करते हैं, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं फूड को। बात समझाई, याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ सेल कहां पाए जाएंगे, पोरीफेरा के अंदर पाए जाएंगे, और कहीं नहीं पाए जाते। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ अदर सेल्स जिनकी मैं आपके सामने बात करता कि इनके अंदर कुछ अदर सेल्स भी पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुना, ये जो अदर सेल्स है ना बच्चे, इनके ऊपर भी आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सही में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनके अंदर एक सेल पाए जाते हैं आर्कियोसाइट सेल, लिस्ट बना लो इसको। फर्स्ट टाइप के सेल है दैट इज आर्कियोसाइट सेल, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल आर्कियोसाइट सेल, ठीक है। अब ये जो आर्कियोसाइट सेल्स होते हैं बेसिकली एक तरह से स्टेम सेल, दे बिहेव लाइक ए स्टेम सेल, एक तरह से स्टेम सेल का काम करेंगे। अब स्टेम सेल ऐसे सेल्स होते हैं जो मतलब बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स को बनाएंगे, या फिर स्टेम सेल की बजाय में मैं इनकी कैटेगरी लिखते हैं, ये होते हैं टोटीपोटेंट स्टेम सेल। इसका मीनिंग समझाता हूं। सपोज करो ये एक स्पॉन्ज है, इसको टुकड़ों में तोड़ दिया, एक टुकड़ा ये गिरा, एक टुकड़ा ये गिरा, एक टुकड़ा ये गिरा, एक टुकड़ा ये गिरा, और ये हर टुकड़ा अपने आप में एक पूरे स्पॉन्ज की फॉर्मेशन कर देगा। इसका मतलब इस स्पॉन्ज के अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है, और ये हाई पावर ऑफ रीजनरेशन किसके कारण होती है, ये इन स्टेम सेल के अंदर आती है। एंड एक्चुअली में ये जो आपके सामने मैंने एक्सपेरिमेंट लिखा ना, कि इस तरीके से इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सेल्स देखने को मिलते हैं, है ना। जब ये टूटते हैं, जब ये जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, जब जो स्पॉन्जेस जब इसको तोड़ा जाता है, तो हर टुकड़ा जो होता है वो एक पूरे स्पॉन्ज के अंदर रीजनरेट कर जाता है। इसको विल्सन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, विल्सन एक्सपेरिमेंट, जो कि ये बताता है कि स्पॉन्जेस के अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन है। अगर इनकी बॉडी का कोई पार्ट टूटता है तो वो फिर से रीजनरेट कर देता है बिकॉज ऑफ दिस टोटीपोटेंट स्टेम सेल। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स दैट इज क्रोमोसाइट सेल, क्रोमोसाइट सेल। अब देखो क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो अगर आप स्पॉन्जेस को देखोगे तो कोई स्पॉन्ज आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, कोई ब्लू कलर का नजर आ रहा है, कोई येलो कलर का है, कोई ग्रीन कलर का है ना। तो एक्चुअली में वो किसके कारण, वो इन क्रोमोसाइट्स के सेल्स के हम, तो ये पिगमेंट सेल्स होते हैं, पिगमेंट सेल्स होते हैं, है ना। मतलब ये इनकी बॉडी इन सेल्स के अंदर पिगमेंट्स पाया जाता है। नेक्स्ट इज थीसोसाइट सेल्स, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, थीसोसाइट सेल। अब ये जो थीसोसाइट सेल्स होते हैं, इनके अंदर फूड को रिजर्व करके रखा जाता है, तो हम बोलते हैं दे आर रिजर्व फूड ग्रेन्यूल। मतलब ये फूड को स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, ध्यान रखना, सिर्फ स्टोर करके रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टोर। नेक्स्ट होता है ट्रोपोसाइट सेल, चौथा सेल है दैट इज ट्रोपोसाइट सेल। ये फूड को देखो, ऊपर वाले जो थे थीसोसाइट, ये फूड को स्टोर करते हैं,
नीचे वाले जो है ये क्या करते हैं, ये फूड को सप्लाई करते हैं, है ना, तो ये बोलेंगे दे सप्लाई न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद एक और होता है मायोसाइट, ये कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मसल्स की तरह ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट जो सेल है दैट इज ग्लैंड सेल, ग्लैंड सेल्स, ये क्या करेंगे, ये कुछ स्लाइमी सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे, स्लाइमी मतलब ऐसी चिपचिपी सी, स्लाइमी सिक्रीशन, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये सारे के सारे सेल्स जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी बोलते हैं आर्कियोसाइट सेल, मतलब अमीबोसाइट सेल। सो दीज ऑल सेल आर द एग्जांपल ऑफ अमीबोसाइट सेल। तो ये सारे के सारे एग्जांपल किसके हैं, अमीबोसाइट सेल्स के एग्जांपल है। बात समझ आई? तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, सेल्स के नाम इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर आजकल एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो भर भर के पूछे जाते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, सेक्स सेल्स होते हैं, उसके बारे में आगे बात करते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पे स्क्लेरोब्लास्ट सेल भी देखने को मिलते हैं, यहाँ इसको भी लिख लो, एक और होते हैं, एक टाइप और लिख लो आप यहाँ पे, दैट इज स्क्लेरोब्लास्ट, 7 टाइप लिखो, स्क्लेरोब्लास्ट। तो कुछ नहीं, ये स्पिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, इनसे क्या बनते हैं, स्पिक्यूल्स बनते हैं स्क्लेरोब्लास्ट से। आगे चला जाए, या फिर आप इसको बोल सकते हो दे आर स्केलेटल फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन के ऊपर। अब देखो एक नई टर्म आपको यहां पे बताता हूं, जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हर्मेफ्रोडाइट, मतलब हर्मेफ्रोडाइट हम उसको बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म हर्मेफ्रोडाइट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, मेल एंड फीमेल जो सेक्स है वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, इन वन ऑर्गेनिज्म, तो हम उसको बोलेंगे वो हर्मेफ्रोडाइट है। बात समझ आई? जैसे अर्थवर्म जो है वो भी हर्मेफ्रोडाइट है, उसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जब पाए जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं स्पॉन्जेस की, तो स्पॉन्जेस होते हैं ये एक सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, इनके अंदर ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेंगे। अब अगर मैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूं, इसमें दो एग्जांपल्स आते हैं, एक आती है जेम्यूल फॉर्मेशन, और एक इसके अंदर एग्जांपल आती है रीजनरेशन की। रीजनरेशन के अंदर आपने विल्सन एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखना है, एक स्पॉन्ज को जितने टुकड़ों में तोड़ोगे उससे और एक टुकड़े से नए स्पॉन्ज बन जाएगा, तो इनके अंदर हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होती है। जेम्यूल फॉर्मेशन जो है वो जब आप रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, तब वहां पे आपको आएगा, तब इसको हम वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल हमारा फोकस कहां पे रहना चाहिए, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मेल गैमेट भी होगा एंड यहां पे फीमेल गैमेट भी होगी, फीमेल गैमेट भी होगा। अब एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मेल गैमेट किससे बनता है, तो मेल गैमेट जो होता है ना बच्चे, ये बनता है फ्रॉम, किससे बनेगा, अंदाजा लगाओ, पता है, कोएनोसाइट सेल। ये क्या होता है बेसिकली, ये एक मॉडिफाइड कोएनोसाइट सेल होता है। और जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, या फिर बात करो जो फीमेल गैमेट होता है, ये बनता है आर्कियोसाइट से। तो आर्कियोसाइट किसकी फॉर्मेशन करेगा, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करेगा। कोएनोसाइट किसकी फॉर्मेशन करवाता है, हमारी मेल गैमेट की फॉर्मेशन करवाएगा। एंड इन दोनों के अंदर होगी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे क्या होगी, दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन। और जब भी दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, इससे बनेगा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो बनेगा इससे लार्वा बनेगा। लार्वा बनने का मतलब है कि इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट इनके अंदर इनडायरेक्ट
डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जैसे ह्यूमन के केस में एक बेबी हुआ, वो बिल्कुल ह्यूमन के जैसा ही है, अडल्ट के जैसा ही है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। लेकिन बटरफ्लाई के केस में पहले एग से लार्वा निकला, कैटरपिलर निकला, फिर प्यूपा बनेगा वो, फिर जाके वो अडल्ट जैसा बनेगा, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनके अंदर भी सेम लार्वा बनता है, और याद रखना इनका जो लार्वा होता है ना, लार्वा के ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखो इनका जो लार्वा होता है ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है, मतलब जो अडल्ट है वो फ्री स्विमिंग नहीं है, अडल्ट जो है वो एक जगह पे फिक्स रहेगा, लेकिन जो लार्वा है वो फ्री स्विमिंग होता है। और इनके अंदर 3 तरह के लार्वा पाए जाते हैं। सबसे पहला और कॉमन जो लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमुला। सबसे पहला जो कॉमन लार्वा होता है दैट इज कॉल्ड पैरेन्काइमुला लार्वा। सेकंड नंबर पे जो लार्वा का दैट इज एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला लार्वा। याद रखना इट इज वेरी कॉमन। और तीसरा जो लार्वा होता है ये सबसे रेयर वाली स्टेज होती है, सबसे रेयर लार्वा होता है, इसको होते हैं दिस इज कॉल्ड स्टीरोब्लास्टुला लार्वा। दिस इज कॉल्ड स्टीरोब्लास्टुला लार्वा। ये कैसा होता है, ये होता है रेयर होता है, क्या बोल दो कि ये कॉमन नहीं है। तो इस तरीके से यहां पे हमारी जो रिप्रोडक्शन है वो भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट बारी जो इंपॉर्टेंट चीज जो बचती है वो है क्लासिफिकेशन। लेकिन क्लासिफिकेशन को करने से पहले हम एग्जांपल्स के ऊपर फोकस करेंगे ताकि हमें चीजें के बारे में पता हो। सबसे पहला जो डायग्राम है यहां पर आपको ये जो नजर, दिस इज ऑन स्पॉन्ज, और यही होता है स्काइफा, यही क्या होता है स्काइफा। दूसरे नंबर पे आपको ये जो नजर आ रहा है दिस इज स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। दिस इज यू स्पॉन्जिया, और इसको बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज। ये जो लास्ट हमको नजर आ रहा है ना दिस इज कॉल्ड यूप्लेक्टेला। जापान के अंदर इसको मैरिज के टाइम पे गिफ्ट किया जाता है, अच्छा माना जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, रीजन आपको मैं बताता हूं, शायद आपको रीजन नहीं पता हो। जो ये वाला स्पॉन्ज होता है ना यूप्लेक्टेला, इसके अंदर एक श्रिम्प रहती है, एक ऑर्गेनिज्म रहता है, और श्रिम्प जो है इसके अंदर तब तक रहेगी जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती। तो ये इस चीज का प्रतीक होता है कि जिस भी कपल की मैरिज होती है तो उसको इसको एज ए गिफ्ट दिया जाता है, बस ये चीज सोच के कि जैसे श्रिम्प मरने तक इसके अंदर रही थी, वैसे ये जो जोड़ी है जिसकी शादी हो रही है ये भी एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। तो इसलिए जो है इसको गिफ्ट किया जाता है जापान के अंदर। इसका एक और भी नाम है, दिस इज ऑल्सो नोन एज वीनस फ्लावर बास्केट, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो याद रखना जो पोरीफेरा की क्लासिफिकेशन होती है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल्स। तो स्पिक्यूल्स के बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन जो हमारी फाइलम पोरीफेरा होती है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली जो क्लास है दैट इज कलकेरिया। फर्स्ट क्लास जो है क्लास 1 कलकेरिया। तो मैं क्लासेस के अंदर कुछ ज्यादा चीजें नहीं कराऊंगा, सिर्फ काम की चीजें कराऊंगा। देखो जो कलकेरिया क्लास है इसके अंदर जो स्पिक्यूल्स होते हैं ये कैल्शियम के बने होंगे, या फिर हम बोल देते हैं कलकेरियस स्पिक्यूल्स। कैल्शियम के बने होते हैं उसको बोलेंगे कलकेरियस स्पिक्यूल्स, जो किससे बने होते हैं, जो कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका एक और भी नाम होता है, दे आर ऑल्सो नोन एज लिमी स्पॉन्जेस, नोन एज लिमी स्पॉन्जेस। बस इतना ही ध्यान रखना है। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहेगी। एग्जाम्पल है ल्यूको सोलेनिया।
ये सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है, ल्यूकोसेलेनिया। याद रखना, ल्यूकोसेलेनिया सबसे स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज है और इसके अंदर एस्कोन टाइप केनाल सिस्टम भी पाया जाएगा। तो ये हमारी पहली क्लास कौन सी रही? दिस इज कैलकेरिया। सेकंड हमारी जो क्लास है दैट इज हेक्सेटिनेलिडा। सेकंड जो क्लास रहेगी दैट इज हेक्सेटिनेलिडा। तो यहां लिखते हैं क्लास टू हेक्सेटिनेलिडा। अब ये जो हेक्सेटिनेलिडा के अंदर एनिमल्स आते हैं, इनके पास जो स्पिक्यूल्स होते हैं दे आर सिलिशियस। सिलिशियस का मतलब वो किससे बने होंगे? वो बने होंगे हमारे बिल्कुल सिलिकॉन से। अब देखो सिलिकॉन से तो ग्लास भी बनता है ना, सिलिकॉन से ग्लास भी तो बनता है, इसलिए ये ऐसे ट्रांसपेरेंट होते हैं, इसलिए इनको दे आर आल्सो नोन एज ग्लास स्पॉन्जेस। क्या बोला जाएगा इनको? दे आर आल्सो नोन एज ग्लास स्पॉन्जेस। क्यों ग्लास स्पॉन्जेस? क्योंकि सिलिकॉन के इनके अंदर स्पिक्यूल्स हैं। ये देख लो ध्यान से, दिख रहा है ना कांच के जैसा बिल्कुल। तो अब देखो ना, आपको एग्जांपल पता चल गई। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या आएगी? यहाँ पे एग्जांपल यहाँ पे रहेगी दैट इज यू प्लेक्टेला। यू प्लेक्टेला यहाँ पे क्या रहेगी? हमारी एग्जांपल रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो कैटेगरी है दैट इज डेमस्पोंजिया, मतलब डेम नहीं डेमोस्पोंजिया बोलते हैं इसको। थर्ड हमारी जो क्लास यहां पे रहेगी दैट इज डेमोस्पोंजिया। डेमोस्पोंजिया। अब डेमोस्पोंजिया की बात करते हैं तो यहां पे जो स्पिक्यूल्स होते हैं या तो ये क्या रहेंगे? एब्सेंट होंगे, और अगर प्रेजेंट हैं तो ये सिलिशियस एंड स्पॉन्जिन फाइबर दोनों से मिलकर बनेंगे। सिलिशियस भी होते हैं एंड स्पॉन्जिन फाइबर, इनके अंदर जो स्पिक्यूल्स है वो दोनों तरह के पाए जाएंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बच्चे बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स बताता हूं आपको मैं यहाँ पे। पहले एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे स्पॉन्जिला, दूसरी एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे यू स्पॉन्जिया, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट जिसको मैं सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं दैट इज क्लियोना। इसको यूज करते हैं इन पर्ल इंडस्ट्री। अब पर्ल इंडस्ट्री का तो नाम आपको पता होगा ना कि मोती बनते हैं, मतलब ऐसा होता है ना मोलस्का से मोती बनाए जाते हैं, उसको बोलते हैं पर्ल इंडस्ट्री, है ना। तो जो पर्ल होता है ना, पर्ल बनता कब है? जब भी किसी मोलस्का को इन्फेक्शन करवाई जाती है किसी चीज से, तो वो क्या करता है उस इन्फेक्शन से बचने के लिए एक कैल्शियम को सेक्रेट कर देगा, कैल्शियम कार्बोनेट को, उसकी लेयर बन जाएगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जहां पे पर्ल को रखा जाता है, पिंकटाडा होता है बेसिकली, पिंकटाडा वल्गैरिस नाम का पर्ल होता है, ऑयल ऑयस्टर इंडस्ट्री में इसको यूज किया जाता है। तो उसको इन्फेक्ट किया जाता है किससे? क्लियोना से। तो क्लियोना जब इन्फेक्ट करेगा तो जो ऑयस्टर होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर को रिलीज कर देगा, ऐसे रिलीज कर दिया तो ये बैठा क्लियोना, क्लियोना दब गया, मर गया। फिर एक और क्लियोना, एक और लेयर, एक और क्लियोना, एक और लेयर, इस तरीके से ये इन्फेक्ट करने के काम आता है। इसलिए क्लियोना जो है एक इंपॉर्टेंट स्पॉन्ज माना जाता है। तो इसी के साथ ही हमारी पहली वाली जो क्लास है, पहली वाली जो फाइलम है हमारी, वो बहुत ही मस्त और अच्छे तरीके से खत्म होती है। आई होप आपको सारी की सारी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे सिंपल सा तरीके से समझ आई होंगी। एंड जितने भी डीपीएस आपको मिलेंगे, जितने भी आपको टेस्ट मिलेंगे, असाइनमेंट मिलेगी, उन सबको बच्चे साथ के साथ सॉल्व करते रहना। साथ के साथ सॉल्व करते रहोगे, कोई डाउट होगा तो कभी भी पूछ सकते हैं। अकेडमी के द्वार आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सिलेंट्रेटा, ऑल दी बेस्ट।